दीजिए के एस पी। अब मुझे लगता है A फॉर एसिड, B फॉर बेस, W फॉर वाटर, S फॉर क्या? सॉल्ट। आई शैल इनिशियली कॉल इट क्या? सॉल्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट। जैसे मैंने आपको बाकी तीन पढ़ाए हैं, मैं इसको भी बिल्कुल वैसे ही पढ़ाना चाहता हूं, ठीक है? सॉल्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट जी, नाम बाद में रख दूंगा कुछ और भी, इसका नाम वैसे असल में कुछ और है, डोंट वरी, कुछ और नाम है उसका, लेकिन मैं किसी और नाम पे भी नहीं जाना चाहता। मैंने जैसे एसिड डिसोसिएशन के लिए कोई 2-3 कॉलम्स बनाए थे, बेस डिसोसिएशन के लिए 2-3 कॉलम्स बनाए थे, वाटर डिसोसिएशन समझाने के लिए 2-3 कॉलम्स बनाए थे, बिल्कुल वैसे ही मैं सॉल्ट डिसोसिएशन समझाने के लिए भी क्या करूंगा? 2-3 कॉलम्स बनाने की कोशिश करूंगा। ओके, सबसे पहले मैं क्या समझाना चाहता हूं, देखें कांस्टेंट क्या है वो तो आपको पता ही है, डिसोसिएशन किस प्रोसेस को कहते हैं वो भी आपको पता ही है। अब मुसीबत क्या आ गई है? मुसीबत आ गई है सॉल्ट की। एसिड की डेफिनेशन क्या थी? उसकी अपनी डेफिनेशन होती है बहुत सारी। क्या? अ कंपाउंड दैट डिसॉल्व्स इन वाटर टू प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयंस, या कंपाउंड दैट डोनेट्स अ प्रोटॉन इन द रिएक्शंस, ठीक है? सॉल्ट की डेफिनेशन क्या बताएंगे आप? इज द प्रोडक्ट ऑफ एल्किली एंड एसिड। नो, प्रोडक्ट ऑफ एसिड और एल्किली तो नहीं है उस, तो हाँ, एसिड और एल्किली के रिएक्शन के नतीजे में जो कंपाउंड बनता है वो क्या होता है? वो सॉल्ट होता है। मैं इतना कह सकता हूं, मैं प्रोडक्ट नहीं कहूंगा, मैं ये जरूर कहूंगा कि एसिड और एल्किली का अगर एक जनरल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो तो उस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस वाला पार्ट और बेस का जो कॉन्जुगेट एसिड वाला पार्ट है वो जब आपस में कंबाइन कर जाते हैं या वो जब आपस में जुड़ जाते हैं तो क्या बनता है? तो एक सॉल्ट बनता है। बहरहाल एक तो ये बात है जी। Okay, what if the metallic cation is metal and the non-metallic cation is oxide? Is it a salt then? नहीं ना। What is it then? वो तो बेस हो गई, ठीक है। बहरहाल ठीक है, कुछ हद तक आपने सही बोला है कि सर जी सॉल्ट जो है वो किसको बोले आप? सॉल्ट बोले आप क्या बोलते हैं, एक तरफ उसको आयनिक कंपाउंड होना चाहिए, वैसे बात तो ठीक है। सॉल्ट की पहली बात क्या ठीक है जी, मैं मान लेता हूं कि सर उसको आयनिक कंपाउंड होना चाहिए। आयनिक कंपाउंड में दो चीजें होती हैं, क्या? ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस होते हैं। ओके, ये भी मान ली बात। ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस में जो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस होते हैं वो क्या होने चाहिए और नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस क्या होने चाहिए? ये बड़ी बात है जी। पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस और क्या? नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस। ओके, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस को वैसे कहते क्या है हम? कैटायंस। नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस को हम क्या कहते हैं? एनायंस। कैटायंस कौन कौन हो सकते हैं? कैटायंस जो है ना वो दे कैन ईदर बी मेटल्स और एक और ऑप्शन भी है, और अमोनियम। हेलो जी, कैटायंस में दो ऑप्शंस हैं आपके पास, या तो मेटालिक होंगे या फिर क्या होंगे? एक तीसरी ऑप्शन भी होती है हाइड्रोनियम। कौन? किसको रिप्रेजेंट करता है? हाइड्रोनियम। H3O1 पॉजिटिव कौन है? नहीं पता? हाइड्रोनियम H3O1 पॉजिटिव। अगर मैं HCl को पानी में डिसॉल्व करने का ये रिएक्शन लिखूं, वैसे आप क्या लिखते हैं? आप वाटर दे लिखते हैं, तो फिर आप क्या करते हैं? Cl- प्लस
तो असल में बेटा जो ये चीज है ना और जो ये चीज है ये सेम चीजें, लिखने का तरीके में थोड़ा फर्क है बस। क्या फर्क है? ऊपर आपने वाटर के अंदर सिर्फ डिसॉल्व होने की बात की है। क्या बात की है? मैंने नीचे वाटर के साथ रिएक्शन की बात कर दी है। अच्छा, मैंने वाटर के साथ रिएक्शन की बात कर दी है तो मैंने क्या बोल दिया है कि एसिड का H प्लस वाटर के साथ जुड़ गया है। कैसे जुड़ गया है? वैसे कैसे जुड़ सकता है? कौन सी बॉन्डिंग के थ्रू जुड़ेगा? डेटिव बॉन्डिंग के थ्रू जुड़ेगा। किसके थ्रू जुड़ेगा भाई? जैसे अमोनिया को डालो पानी में तो अमोनियम बनता है। अमोनिया पानी के H प्लस के साथ पता नहीं कोई अमोनियम, खैर मैं अमोनियम नहीं समझा रहा। इधर का H इसमें से निकला, रिलीज हुआ। उस H प्लस को अगर वाटर अपने साथ जोड़ना चाहता है, प्रॉपर्ली जोड़ देता है तो हाइड्रोनियम बन जाता है। आई बिलीव हाइड्रोनियम रिप्रेजेंट्स व्हाट? द हाइड्रोजन आयन। ये टेस्ट में था या पिछली वर्कशीट में भी था कहीं हाइड्रोनियम? किसमें था? टेस्ट में था। तो हाइड्रोनियम होता है। किसी को मसला है इस बात से? तो एक काम करिए जनाब साहब, किधर लिखेंगे आप इस बात को? एसिड वाले पेज पे जाएं। एसिड वाले पेज पे जाएं जी। ये जहां पे भी आपने HCl प्लस वाटर लिखा है, जिस भी पेज पर HCl प्लस वाटर लिखा है उस पेज के हेडर पे जाएं। के ए से स्टार्ट हो जाएं, के ए से आगे जिधर भी किसी भी पेज के हेडर पे जगह है तो वहां चले जाएं। जो आपका के ए है उसके आगे किसी भी पेज के हेडर पे जाएं जहां आपको लगता है कि उधर नॉर्मली HCl मेंशन्ड है, तो उस पेज के हेडर पे जाकर HCl के बारे में ये भी मेंशन कर दें। यहां आप डिसॉल्व क्या कर रहे हैं? यहां आप डिसॉल्व कर रहे हैं, यहां भी डिसॉल्व क्या कर रहे हैं, लेकिन यहां डिसॉल्व का प्रॉपर रिएक्शन दिख रहा है। खैर एक ही बात है, उस तरह से भी लिख सकते थे, इस तरह से भी लिख सकते थे। H प्लस और H3O पॉजिटिव, सेम स्पीशीज, दे आर सेम स्पीशीज। हम ये भी कह सकते हैं व्हाट इज, आपने एसिड की क्या डेफिनेशन पढ़ी है? A compound that dissolves in water to produce H positive ions. अगर मैं कहूँ compound that dissolves in water to produce hydronium ions, एक ही बात होगी भाई। H प्लस आयन और हाइड्रोनियम आयन। H प्लस आयन जब पानी में होता है तो ज्यादातर उसकी शक्ल कैसी होती है? नहीं, वो तो हमने पढ़ा, प्रोटॉन अकेला होता है। प्रोटॉन अकेला तो नहीं होता, उसके इर्द गिर्द पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं और पानी उसके साथ डेटिव बॉन्ड बनाने की आयन डायपोल फोर्स नहीं। आयन डायपोल का मतलब है कि जी कोई प्रॉपर जोर से नहीं चिपके, लेकिन अगर वो डायपोल कहे कि मेरा लोन पेयर तुमने क्या करना है, डेटिव तुम्हारी तरफ करना है, तो प्रॉपर बॉन्डिंग हो जाएगी। लेकिन नेचर वो भी तेजाब है, ये भी तेजाब है। H प्लस भी तेजाब है और हाइड्रोनियम भी तेजाब ही है। वो भी एसिड है, ये भी एसिड ही है। दे आर नॉट डिफरेंट, दे आर सेम स्पीशीज, बट इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ फैक्ट के हम ऊपर लिखते हैं कि H प्लस शायद इंडिपेंडेंट स्पीशी है। नीचे क्या लिख रहा हूं कि H प्लस वाटर के अंदर वाटर के साथ बॉन्ड बनाकर चिपक कर भी रह सकता है। अब चाहे तो आयन डायपोल फोर्स बनाए, चाहे तो डेटिव बॉन्ड बनाए। हम ये कहते हैं कि H प्लस जब एक्वियस था तब कौन सी बॉन्डिंग है? H प्लस आयन हो गया, वाटर डायपोल हो गया, आयन डायपोल फोर्स है। लेकिन यहां मैं क्या कह रहा हूं? यहां मैं कह रहा हूं कि वाटर और H प्लस के दरमियान में क्या है? डेटिव बॉन्डिंग हो गई है। क्या हो गया? डेटिव बॉन्डिंग बिटवीन H2O एंड H प्लस। अब ये बॉन्डिंग शॉन्डिंग तो ओ लेवल का चैप्टर है, वो क्या कहता है, ओ लेवल कह रहा हूं AS का चैप्टर है, वहां सारा पढ़ा होगा आपने। आयन डायपोल फोर्स क्या होती है और डेटिव बॉन्डिंग क्या होती है। इनिशियली तो आयन डायपोल फोर्स ही होगी, लेकिन करते करते क्या पता सुबह से शाम तक पड़े पड़े वो क्या हो जाए, वो पड़े पड़े वो आयन डायपोल फोर्स इतना करीब आ जाए कि ऑक्सीजन का लोन पेयर पूरा डोनेट होकर हाइड्रोजन उसको एक्सेप्ट कर कर पूरा हाइड्रोनियम बना दे। किसको मसला है? अब इसकी ड्राइंग बनवाएंगे तो मैं कहूंगा वो तो यार एस का लेक्चर है। फिर वाटर समझ आ रहा है? O 2H, एक लोन पेयर, एक लोन पेयर, दो लोन पेयर है। कितने? कोई एक आधा लोन पेयर तो भाई डोनेट कर ही सकते हैं। आपने पढ़ा होगा डोनर और एक्सेप्टर। डोनर के पास कम से कम एक लोन पेयर होना चाहिए, एक्सेप्टर के पास एम्प्टी ऑर्बिटल, कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं होने चाहिए। H प्लस के पास कोई नहीं है, वाटर के पास ऑक्सीजन के पास दो हैं। तो भाई इसने कहा चलो यार ओके, डोनेट करता हूं तुम एक्सेप्ट करो, मैं डोनर बनता हूं तुम एक्सेप्टर बनो। ठीक है, डेटिव बॉन्डिंग बनाते हैं, बन जाती है। बहरहाल किसी के पास सवाल है तो हाथ खड़ा कीजिए।
मैं नेचुरली या नॉर्मली मैं भी H+ ही पढ़ाता होता हूं। ये तो आज एकदम से क्या याद आ गया, पढ़ा क्या रहा था, मेटल्स की लिस्ट के पॉजिटिव में आता है मेटल्स आते हैं, फिर अमोनियम आता है, तो अमोनियम से मेरे दिमाग में क्या गया, हाइड्रोनियम आ गया। तो मैंने कहा वो भी होता है, लेकिन मैंने नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि अगर मैंने पॉजिटिव में हाइड्रोनियम लिख दिया तो उसका जो आयनिक कंपाउंड होगा एसिड होगा, सॉल्ट नहीं होगा। अगर मैंने मेटल्स की जगह H+ लिख दिया तो मैं मतलब इस कैटन्स की कैटेगरी में क्या नहीं लिख सकता, हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम नहीं लिख सकता, क्योंकि अगर पॉजिटिव हाइड्रोजन हो गया या हाइड्रोनियम हो गया तो कैटेगरी ये नहीं, एसिड हो जाएगी। अच्छा, नेगेटिव में क्या होना चाहिए वैसे? क्या नहीं हो सकता? ऑक्साइड नहीं हो सकता और हाइड्रोक्साइड नहीं हो सकता। अगर ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड हुआ तो क्या होगा, वो सर वो बेस हो जाएगा। उसके अलावा बाकी जो दिल में है डाल दें। कौन सा जी? नॉन मेटालिक जो मर्जी डाल दें। नॉन मेटालिक अदर देन ऑक्साइड, और रेडिकल्स डाल दें अदर देन एक काम कर लें बस, ये जो मेटल्स वाला मेटल्स और अमोनियम लिखा है ना, उसके नीचे जाके क्या लिखें, उसके नीचे लिखेंगे ना आप क्या, H+ और H3O1+। इस पर कांटा मार दीजिएगा, ये नहीं होना चाहिए। और उसमें क्या करें, O2 नेगेटिव और OH1 नेगेटिव, इस पे क्या कर दें, इस पे कांटा मार दें, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर पॉजिटिव में से ये हुआ एसिड हो जाएगा, नेगेटिव में से ये हुआ बेस हो जाएगी। बस पॉजिटिव इसके अलावा जो मर्जी हो जाए, नेगेटिव इसके अलावा जो मर्जी हो जाए, तो क्या होता है, वो सॉल्ट होता है। तो सॉल्ट की पूरी डेफिनेशन क्या है? सॉल्ट इज एन आयनिक कंपाउंड which consists of oppositely charged ions in which the positive charged ion can be a metallic ion or ammonium ion, but what not, but not H positive। और तो काम करें, इसके नीचे लिखें but not क्या, but not this or this, but not H+ or H3O positive। इसी तरह where the negative charged ion would be non-metallic anion और क्या, और any other radical, but not क्या, वहां भी क्या लिखें, बट नॉट O2 नेगेटिव और हाइड्रोक्साइड, बट नॉट O2 नेगेटिव और हाइड्रोक्साइड। सॉल्ट की मैं आपको एक बात समझा रहा था कि सॉल्ट होता क्या है, आयनिक कंपाउंड होता है, ऑपोजिटली चार्ज आयंस होते हैं, पॉजिटिव आयंस होते हैं, नेगेटिव होते हैं, कैटायंस होते हैं, एनायंस होते हैं। पॉजिटिव क्या क्या हो सकते हैं, पॉजिटिव वाले मेटालिक हो सकते हैं, मेटालिक आयंस हो सकते हैं, और अमोनियम आयंस हो सकते हैं। नॉन मेटालिक वाले नॉन मेटालिक आयंस हो सकते हैं, और एनी अदर रेडिकल्स हो सकते हैं। क्या नहीं हो सकते, पॉजिटिव केस में ये नहीं हो सकता, नेगेटिव केस में ये नहीं हो सकता। बाकी जो भी आयनिक कंपाउंड होगा जिसमें ऑपोजिटली चार्ज आयंस होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होंगे, उनमें अगर उनका पॉजिटिव मेटल हुआ तो हम उसको कहते हैं मेटालिक सॉल्ट्स। अगर उनका पॉजिटिव अमोनियम हुआ तो हम क्या कहते हैं, अमोनियम सॉल्ट्स। ठीक है, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? लेकिन अगर उन मेटल्स के आगे ऑक्साइड लगा हुआ या हाइड्रोक्साइड लगा हुआ तो हम कहते नहीं वो सॉल्ट नहीं है। मेटल ऑक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड वो क्या है, वो बेस या एल्कली है। इसी तरह अमोनियम के आगे ऑक्साइड लगा हुआ या हाइड्रोक्साइड लगा हुआ तो हम क्या कहते हैं, अमोनियम ऑक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी सॉल्ट नहीं है, क्या है, बेस या एल्कली है। तो मेटल सॉल्ट्स में नेगेटिव शुड बी अदर देन ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड, अमोनियम सॉल्ट्स में भी नेगेटिव शुड बी अदर देन ऑक्साइड्स या हाइड्रोक्साइड्स। क्या इसमें किसी को मसला है जी? अब एसिड्स में से कौन कौन से सॉल्युबल हैं, कौन कौन से इनसॉल्युबल हैं, आपको पता है। बेसिस में से कौन कौन से सॉल्युबल हैं, कौन कौन से इनसॉल्युबल हैं, वो आपको पता है। सॉल्ट्स में से कौन कौन से सॉल्युबल हैं, कौन कौन से इनसॉल्युबल हैं, ये भी आपको पता है। ओ लेवल में आपने एक सॉल्युबिलिटी के रूल्स पढ़े हुए हैं। क्या पढ़े हुए हैं? बल्कि आपने अपने ग्रुप नंबर 2 में भी पढ़ा हुआ है। मेटल सल्फेट्स क्या होते हैं, सॉल्ट ही होते हैं ना। डाउन द ग्रुप उनकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, कम होती है। ऊपर वाले ज्यादा सॉल्युबल, नीचे वाले वो बेरियम सल्फेट। ओ लेवल में होता था व्हाइट पीपीटी। सल्फेट आयन का एक टेस्ट था, ऐड व्हाट, पहले एसिडिफाई करें विद नाइट्रिक एसिड, फिर ऐड बेरियम नाइट्रेट। इफ व्हाइट पीपीटी इज सीन और ऑब्जर्व्ड देन क्या होता था, देन इट कंफर्म्स द सल्फेट आयन। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये हमारे एटीपी में भी कहीं आता होता था, थ्योरी में भी कहीं आता होता था, प्रैक्टिकल में भी कहीं। तो कहने का मतलब ये है
क्या पढ़ा हुआ है आपने सॉल्ट्स के बारे में? क्या पढ़ा हुआ है? उनकी सॉल्युबिलिटी के बारे में। मुझे लगता है अदर देन सॉल्युबिलिटी डिस्कस करूंगा तो दो तरह के सॉल्ट्स होंगे। क्या होंगे? या मेटालिक सॉल्ट्स होंगे या अमोनियम सॉल्ट्स होंगे। सॉल्युबिलिटी के हिसाब से सर या सॉल्युबल होंगे या इनसॉल्युबल होंगे। तो अब सॉल्युबल कौन होंगे और इनसॉल्युबल कौन होंगे वो आपने पढ़ा हुआ है। कौन से वाले होंगे? सॉल्युबल वाले कौन होंगे? ओ लेवल से आता हूं, बहुत ऑर्डिनरी लेवल से। अगर आपने टाइट्रेशन कराई, क्या कराया? एसिड बेस रिएक्शन कराया, तो नतीजतन अक्सर क्या बनता है? सॉल्युबल सॉल्ट बनता है। क्या बनता है? लेकिन अगर आपने प्रेसिपिटेशन कराई, यू रिमेंबर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, क्या दो सॉल्युबल सॉल्ट्स मिक्स करते हैं, एक सॉल्युबल सॉल्ट बनता है और एक इनसॉल्युबल बनता है। कुछ याद आ रहा है? ये वो दो सॉल्ट्स मिक्स करते थे, उनमें एक सॉल्ट का मोर रिएक्टिव कैटाइन दूसरे सॉल्ट के मोर रिएक्टिव एनाइन के साथ चिपक जाता था, वो होता था सॉल्युबल सॉल्ट। इस पहले वाले का लेस सॉल्युबल कह रहा हूं, लेस रिएक्टिव कैटाइन उसके दूसरे वाले के लेस रिएक्टिव एनाइन के साथ चिपकता था, तो उसको शायद को मौत पड़ती थी। क्या? ये इनसॉल्युबल हो जाता था। खैर हमने ऐसे नहीं पढ़ा, हमने पढ़ा डबल डिस्प्ले, ये हमने जरूर पढ़ा डबल डिस्प्लेसमेंट। मोर रिएक्टिव कैटाइन कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव कैटाइन, मोर रिएक्टिव एनाइन कैन डिस्प्लेस। इसको अल्टीमेटली हमने कहा ऐसे नहीं सीखेंगे, इसको हमने कहा अल्टीमेटली हम प्रेसिपिटेशन के नाम से सीखेंगे। और हमने प्रेसिपिटेशन को ओ लेवल में कैसे सीखा कि नाम साहब जस्ट मिक्स एनी टू सॉल्युबल सॉल्ट्स, दे विल प्रोड्यूस क्या? वन सॉल्युबल एंड वन इनसॉल्युबल सॉल्ट, एंड सच रिएक्शंस का नाम ही क्या रख दिया हमने कहा दे विल बी नोन एज क्या? और उसमें से कौन सॉल्युबल होगा और कौन इनसॉल्युबल होगा कैसे डिसाइड किया? सॉल्युबिलिटी के रूल्स वाले टेबल से। क्या था टेबल? ऑल ग्रुप 1 salts soluble, all ammonium salts soluble. What about halides? Not always soluble, generally soluble except for पता नहीं aged people have cough. For sulfates generally soluble except for aged people can't see buses. For carbonates generally insoluble except for एक ग्रुप नंबर 1 वाले और क्या जनाब साहब अमोनियम वाला। किसको मसला है? मैं इसमें ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स का जुमला क्यों? तो सॉल्ट्स का थोड़ी टेबल है, वो तो बेसिस का टेबल है। आई थिंक क्या होना चाहिए आपके पास सॉल्ट्स के खाते में? क्या हो गया इस कॉलम में? आखिरी बार जाके लिखिए हेंस क्या? हेंस सॉल्ट्स आर ईदर क्लासिफाइड एज क्या? सॉल्ट्स की जनरल डेफिनेशन खत्म करने लगा मैं। हेंस सॉल्ट्स आर ईदर क्लासिफाइड एज मेटालिक सॉल्ट्स और अमोनियम सॉल्ट्स। Hence salts are either classified as metallic salts or ammonium salts. ये तो आ गई हमारे पास सॉल्ट की भरपूर डेफिनेशन। अब आते हैं सॉल्ट के डिसोसिएशन की तरफ। किस तरफ आते हैं? व्हाट एम आई डिसोसिएशन? आयनाइजेशन या स्प्लिटिंग इनटू आयंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन। अच्छा, डिसोसिएशन की तरफ आए जी। बेसिक मीनिंग क्या लिखवाऊंगा उसका? इट मीन्स आयनाइजेशन और क्या? स्प्लिटिंग इनटू क्या? स्प्लिटिंग इनटू आयंस व्हेन व्हाट? व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। अब ये जो डिसोसिएशन का प्रोसेस है या आयनाइजेशन का प्रोसेस है या स्प्लिटिंग इनटू आयंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर का प्रोसेस है, ये प्रोसेस कैसा होगा? ये कंप्लीट होगा फॉर सोल्यूबल सॉल्ट्स, ये इनकम्प्लीट होगा फॉर इनसॉल्युबल सॉल्ट्स। है नहीं? किसी को मसला है? ओ लेवल में तो बहुत छोटा सा टॉपिक है सॉल्युबल इनसॉल्युबल, और वहां बस रटे मार लेते हैं हम कि फलाने फलाने सॉल्युबल हैं, फलाने फलाने। आप देख रहे हैं कि ए लेवल पूरे का पूरा इनसॉल्युबल पे खड़ा है, A2 वाला स्पेसिफिकली। इक्विलिब्रियम का तो पूरा चैप्टर मैंने किस पे उठा दिया कि कौन डिसॉल्व होगा, कौन नहीं होगा, कौन थोड़ा होगा, कौन ज्यादा होगा, किसी कम डिसोसिएशन होगी, किसी ज्यादा डिसोसिएशन होगी। फिर अगर आप देखें उसको एनर्जेटिक्स वाले चैप्टर को, वहां पे भी हम क्या देखते हैं? हाइड्रोक्साइड्स का ट्रेंड क्या है सॉल्युबिलिटी का, सल्फेट्स का ट्रेंड क्या है सॉल्युबिलिटी का, डेल्टा एच सोल्यूशन क्या होता है, पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, लैटिस एनर्जी कैसे इन्वॉल्व होती है, हाइड्रेशन एनर्जी कैसे इन्वॉल्व होती है। तो मुझे लगता है एनर्जेटिक्स वाले चैप्टर में भी हमने काफी ज्यादा फॉलो किया किसको? सॉल्युबिलिटी को। इक्विलिब्रियम तो पूरे का पूरे में सॉल्युबिलिटी पे लगा रहा हूं, ठीक है।
तो जिसको ओ लेवल में इतनी आसान या इतनी छोटी बात समझते हैं, वैसे ओ लेवल का सबसे जनरल सेंस क्या होता है? आयनिक कंपाउंड्स सॉल्युबल, कोवलेंट कंपाउंड्स नहीं, पोलर वाले सॉल्युबल, नॉन पोलर वाले बस इस तरह से पढ़ते हैं, ठीक है? ये वो एक टेबल याद कर लेते होते हैं। बहरहाल मैं यहां की तरफ, अगर आप जैसे मैंने यहां क्लासिफाई किया कैसे, मेटल सॉल्ट्स और अमोनियम सॉल्ट्स, डिसोसिएशन के हिसाब से कैसे क्लासिफाई करूं, वैसे उसकी बहुत बड़ी लिस्ट है। रेडिली सॉल्युबल, मॉडरेटली सॉल्युबल, क्या कहते हैं वहां वही पार्शियली सॉल्युबल, स्पेरिंगली सॉल्युबल, बिल्कुल इनसॉल्युबल का तो वर्ड ही नहीं एग्जिस्ट करता। ये बड़ा गलत लफ्ज है जो हमने वो लोगों ने पढ़ा है, बिल्कुल इनसॉल्युबल। इवन जिनको आपने बिल्कुल इनसॉल्युबल कहा है, लाइक एजिड पीपल हैव कफ वाले फॉर हैलाइड्स, या एजिड पीपल कांट सी बसेस वाले फॉर सल्फेट्स, बेटा वो भी क्या होंगे, उनकी भी कुछ ना कुछ हद तक सॉल्युबिलिटी होगी, और उनकी जिस हद तक सॉल्युबिलिटी होगी वही तो मैंने पढ़ाना है, मेरा टॉपिक ही वही है। जैसे हमने ओ लेवल में कहा जी पानी डिसोसिएट नहीं होता, मैंने तो पानी डिसोसिएट करा दिया था 10 की पावर -14 के एक्सटेंट पर, वो बहुत लो एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन है, लेकिन बहरहाल है तो सही ना, कुछ तो उसकी साइंस है ना, केमिस्ट्री है ना उसकी। इसी तरह यहां पर भी आई थिंक मैं इस डिसॉल्व होने की बुनियाद पर, मतलब डिसोसिएशन का मतलब आयनाइजेशन है, इट मींस स्प्लिटिंग इनटू आयंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर है, और यहां पे सॉल्युबिलिटी की बुनियाद पर सॉल्ट्स को क्लासिफाई करते हैं कैसे, दो तरीके से, या तो रेडिली सॉल्युबल या पार्शियली सॉल्युबल। वैसे दो नहीं, एक काम करें, देखें, सॉल्ट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू, आपने सॉल्ट्स वाली साइड पे क्या लिखा है, hence salts are either classified as what, metallic or ammonium। यहां डिसोसिएशन में जाके क्या लिखें, salts can be classified as readily soluble, salts can be classified as क्या क्या, readily soluble, फिर moderately soluble, फिर partially soluble, फिर sparingly soluble। readily soluble, moderately soluble, partially soluble और sparingly soluble। वैसे मॉडरेटली को दरमियान में रखता हूं, दो स्टेजेस है मॉडरेटली से कम, पार्शियली और स्पेरिंगली का बताऊंगा बहुत कम, लाइक ना होने के बराबर। रेडिली से भी ऊपर एक लफ्ज होना चाहिए, हाईली सॉल्युबल। हेलो, मतलब दरमियान में, अगर मॉडरेट वाला फिनोमेना दरमियान में है तो दरमियान से नीचे की दो स्टेजेस हैं, पार्शियल और उससे भी कम स्पेरिंग। मॉडरेट से ऊपर की दो स्टेजेस हैं, रेडिली सॉल्युबल, और एक होगा वो कहेगा लाओ जरा पानी, मैं तुम्हें डिसॉल्व करके बताऊं, वो डिसॉल्व होते हुए धमाका भी करेगा। ऐसे भी सॉल्ट्स होते हैं, पानी से इंटरेक्ट कराओ, कहते हैं बूम, उनका क्या सीन होता है, वो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं डिसॉल्व होते वक्त, ठीक है? तो उनको हम क्या कहते हैं सर जी, हाईली एक्सोथर्मिकली सॉल्युबल। नहीं, ये तो उससे भी ऊपर की कैटेगरी आ गई है, हाईली, लेकिन जो भी है, आसान बात पता क्या है बेटा जी, मैंने क्या पढ़ाना है, ये जो मॉडरेटली से ऊपर वाले होंगे ना, इनके लिए आप डिसॉल्व करते वक्त एरो क्या लेंगे, सॉलिड, मतलब वो सीधा सीधा इरिवर्सिबल एरो लेंगे। लेकिन जो मॉडरेटली से नीचे वाले हैं, इनको डिसॉल्व करने के लिए आप एरो क्या लेंगे, रिवर्सिबल। तो जब आप किसी के लिए रिवर्सिबल वाला एरो लेंगे तो उसका क्या एग्जिस्ट करेगा, इक्विलिब्रियम होगा, फिर उस इक्विलिब्रियम का एक कांस्टेंट होगा, उस कांस्टेंट की मैं कुछ साइंस बनाऊंगा, वो क्या साइंस होगी क्या नहीं होगी देखेंगे जनाब साहब। यहां मैं दो एग्जांपल्स देता हूं आपको, एक काम करेंगे, वो टेबल आपको याद आ जाना चाहिए दिमाग के अंदर। आपने कि पेस्ट किया वो टेबल, मैंने शायद आपको दिया हो, कौन कौन डिसॉल्व होता है कौन कौन नहीं होता है, नहीं सर आसिम, एक पेज पर लिखेंगे सॉल्युबिलिटी टेबल, इनको पेस्ट करके देना है आपके। वो पेपर 3 के पेज के एंड पे भी क्यों लिखा होता है, नहीं प्रैक्टिकल के पेपर में एंड पे क्यों लिखा होता है कौन कौन डिसॉल्व होते हैं कौन नहीं होते, ठीक है? ओ लेवल में एक टेबल होता है, प्रैक्टिकल में एक टेबल होता है, मैं वही टेबल आपको अभी दोबारा भी दे दूंगा, सॉल्युबिलिटी टेबल, ठीक है? शायद मैंने एएस की क्लास को दिया था, देखिए वो ये पढ़ा।